हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बर्थडे क्लासेस। कैसे हो आप सब बच्चे? एकदम बढ़िया। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले अपन वो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले अपन स्फेरिकल मिरर और बेसिक रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको उसमें कोई डाउट होगा भी नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन कमेंट, आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। और इसी से सभी को मैं गुड इवनिंग भी बोल रहा हूँ, तो माइंड मत करना कि किसी बच्चे का नाम नहीं लिया मैंने। तो भाई जिसने जो जो अटेंडेंस देनी है अभी के अभी दे दो, फिर इसके बाद अपन सिर्फ क्लास की बातें करेंगे और कोई बातें नहीं करेंगे। आज अपन बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, उसकी बेसिक थ्योरी को पढ़ेंगे, एंड देन कल होगा अपना लेंस वाला पोर्शन और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो आई होप आपको कल जो मैंने चीज़ बताने की कोशिश की थी, होमवर्क दिया था कि आप घर पे खुद ड्रॉ करना, आपके 100 में से 90% न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी लगाते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा किस किस बच्चे को लगा? प्रेजेंट प्रेजेंट, रमन प्रेजेंट, चलो गुड इवनिंग, ठीक है। चलो ये सर देख लेंगे अपने आप अभी क्लास में, ये मेरा काम नहीं है, राकेश सर देख लेंगे अभी। तो कल किस किस बच्चे ने होमवर्क करा और ट्रस्ट करके बताना कैसा लगा आपको। विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्व करे आपको आंसर का पहले ही पता लग रहा है कि यही आएगा। किस किस को फीलिंग आ गई? किस किस ने ऐसा करके देखा था घर? झूठ मत बोला, नहीं किया तो बता दो, किया तो बता दो, ठीक है। फिर अपन करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग में डाल देता हूँ। नवनीत कह रहा है बहुत इजी से हो गया सर, है ना। अब इससे पता क्या होगा, अगर आप बोर्ड के पेपर भी देने जाओगे ना, आपको आंसर पहले से ही पता होएगा, आपको आंसर पहले से ही पता होगा। और एग्जाम में तो इतना आसान हो जाएगा, क्यों 4 ऑप्शन आने वाले हैं, ऐसे करके 2 तो होंगे बकवास, जो होता है ना इररिलेवेंट वैल्यू दे रखी होएगी, 2 में आपको कंफ्यूज करेगा। वो कैसे लगाने, इधर से पेपर पे नहीं भरना सारा का सारा कि पेपर ही भरना स्टार्ट कर दिया ना, हमें रूल पता है, इमेज बना देंगे फटाफट, खचक खचक खचक, क्वेश्चन सॉल्व। तो इससे क्या होगा, आप समझ लो अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में 5-6 हज़ार बच्चे भी आ गए पेपर देने, मान लो 5-6 हज़ार बच्चे पेपर देने आए हुए हैं, तो अगर ये क्वेश्चन वहाँ आया हुआ है ऐसा, तो अगर आप इस मेथड से करने जाओगे इमेज फॉर्मेशन वाले से, तो आप समझ लो ऑटोमेटिकली आप 2 से 3 हज़ार बच्चों को पीछे पहले ही छोड़ चुके हो। क्योंकि वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 4-5 मिनट लगाएंगे, प्लस माइनस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। होगा क्या, उनके लिए एग्रीकल्चर में टाइम कम हो जाएगा, फिर किसी को तुक्के मारने का टाइम मिलेगा, कोई सोचेगा, कोई कुछ करेगा। आपको क्या होगा, एग्रीकल्चर में सोचने का टाइम मिल जाएगा, है ना। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ्स आती थी, तो हम ऐसे ही मैथ्स में टाइम निकाला करते, मैथ्स भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, एग्रीकल्चर नहीं आती थी हमारे टाइम जब मैंने दिया था। तो क्या होता था, उस टाइम हम ऐसे ही टाइम निकाला करते मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ टाइम टेकिंग होती है ना, टाइम लगता है, तो हम फिर जैसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया करते थे। तो चलो अब करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कुछ मैंने आपको प्रॉमिस किया था
कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डीप मीनिंग तुम्हें समझा दूंगा, जिससे तुम्हें ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्नेल्स लॉ तुम्हें हमेशा के लिए आ जाएगा, ठीक है, स्नेल्स का नियम जिसको तुम बोलते हो। फिर एक जो आता है हमेशा अपेरेंट वेट, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की जो स्टोरी है ये बताऊंगा तुम्हें। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टॉपिक आपका एनसीईआरटी से ही है, कोई एक्स्ट्रा मैं बुक कभी प्रेफर करता नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़ो, ऑटोमेटिकली आपका पेपर क्लियर होने की आप तरफ बढ़ जाओगे। तो देखो, सुनो मेरी बात। आप लोगों का रिफ्रैक्शन मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। और बेसिकली वो मीडियम कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। चलो थोड़ी सी कहानी चेंज करते हैं, मैंने आपको कहा कि अपने पास कोई ऐसा सरफेस नहीं है जहां हमने क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी, या जहां हमने क्या कर दिया, एक मेटल की लेयर बना के उसको मिरर बना दिया। नहीं, अब अपने पास मीडियम है दो, मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस सकती है। ऐसा नहीं कि वहां से टकरा के बैक कर जाए, लाइट अब बैक नहीं करेगी, अब क्या करेगी, उस मीडियम में घुसेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आगे मैंने ले ली एक टब ले लिया, ये टब ले लिया, टब में ना ऐसे ना दो खाने बने हुए हैं, दो आपके बॉक्स बने हुए हैं, जैसे दो पोर्शन बने हुए हैं, एक ये रहा। नीचे वाले में भर दिया मैंने आपका ऑयल, ऊपर वाले में भर दिया मैंने वाटर, इससे ऊपर क्या है आपका एयर। अब क्या होगा, लाइट की रे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, वो क्या करेगी, ऐसे परफॉर्मेंस देगी कि आपकी लाइट की रे आई, घुसी ऐसे, है ना, लाइट की रे कुछ ऐसे परफॉर्मेंस देगी। अभी ये है क्या कि लाइट रे ऐसी आई, फिर टेढ़ी होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। क्या है ये, किसी का मन करे तो उन्होंने ऐसे बता दिया कि रेयर से डेंसर जाएगी, रट्टा मार लिया। रट्टा नहीं मारना, समझना यहाँ से कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहचाना कैसे जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहचाना कैसे जाता है, कैसे मैं बता सकता हूँ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है। तो समझना, जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरा मीडियम ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट उसके अंदर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, मेरी बात को गौर करना। एक मीडियम से लाइट ट्रैवल कर सकती है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पे आपकी हवा है, इधर आपका बोल दिया मैंने ऑयल है, या आप वाटर कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। वाटर ट्रांसपेरेंट भी है और वाटर आप सब देखते भी हो घर में, है ना। अब क्या होगा, मीडियम चेंज हो गया। अब मैं तुम्हें एक बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, समझना। लाइट तुम्हें पता नहीं क्या होती है ना, लाइट तुम्हें पता नहीं क्या होती है, लेकिन तुम्हें आज एक आइडिया देता हूँ लाइट क्या होती है। जो लाइट है ना बच्चों, ये लाइट एक एनर्जी है, ठीक है, और ये एनर्जी आपके चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, उनको क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, उनकी स्टेट बदल सकती है। समझ गए, जैसे मैं बताता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड, इलेक्ट्रॉन ना आपके एटम के अराउंड ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट उस एटम के ऊपर गिरेगी, इस एटम की वो बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएगी, ठीक है, स्टेट बदल जाएगी। अब क्या होगा, वो जो एटम की स्टेट बदलेगी, कल को जब आप फ्यूचर में पढ़ोगे ना, तो क्या होगा, आपका एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट बदलता है, जब ये स्टेट बदलती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है उसके पास एनर्जी होती है। जब ये एनर्जी बदलती है, उसमें से एक लाइट और निकलती है, उसमें से लाइट एमिट होती है। समझ गए। तो अगर मैंने आपको कहा कि सनलाइट लाइट का सोर्स है, तो ये सनलाइट ऐसा नहीं है कि सन के अंदर आपके कोई ये ना बल्ब है जिससे लाइट ऑन होकर आ रही है, नहीं, सन भी तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, हर एक चीज एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। तो जो लाइट भी है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेट को बदलता है वहां से निकलती है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एयर में क्या होता है, खाली जगह है, वैक्यूम है, हवा है, ठीक है। तो अगर यहाँ हवा है, अभी मैंने हवा लिख रखी है, हवा की जगह वैक्यूम लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट के केस में कि जो लाइट है ना, ये आपकी जब घूमती है हवा में ट्रैवल करती है, ठीक है, जो लाइट है आपकी
जब आपकी हवा या वैक्यूम में हमने जैसे टॉर्च ऑन कर दी, जैसे मैं यहाँ रूम में खड़ा हूँ, ये मैंने टॉर्च ऑन कर दी, तो किसी जगह पहुँचने में इस लाइट को टाइम लगता है, ठीक है, कुछ स्पीड लगती है। वो जिस स्पीड से आपकी लाइट करती है मोशन, उसको बोलते हैं c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये आपको लर्न कर लेनी है वैल्यू, दैट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, c का मतलब कि कोई भी लाइट हवा में कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। जैसे अभी हवा में ये लाइट गिर रही है, लाइट की रे, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका एक सेकेंड में लाइट ने 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर लिया। कितनी फास्ट है, आपने आंखें भी नहीं झुकाई, उससे पहले लाइट की रोशनी और टॉर्च की रोशनी इतनी दूर चलेगी, है ना। तो ये है आपकी लाइट की स्पीड। अब ये हवा में है, हवा में या वैक्यूम में, और ये हमेशा मैक्सिमम होती है। हवा में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा मैक्सिमम होती है। अब क्या होगा, जैसे ये किसी मीडियम में जाएगी, किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे मान लो अब ये वाटर में आ गई, तो वाटर में क्या होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑयल में मॉलिक्यूल्स हैं, डायमंड वगैरह जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल से। तो जब ये लाइट की रे आती है, ये लाइट की रे जब आती है, तो जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसके साथ लाइट क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। जैसे मैंने अभी बताया ना कि लाइट की एनर्जी को आप चेंज कर सकते हो, तो वो जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है जब वो किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है। जैसे अभी ये वाटर में आ गई, तो वाटर के एटम और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसकी स्पीड को घटा देंगे, लाइट की स्पीड को घटा देंगे। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कौन सा है। जैसे मान लो वाटर का मीडियम है, तो कुछ एक अमाउंट से लाइट की स्पीड को कम कर देगा, ठीक है। ऑयल आ जाएगा, कुछ ज़्यादा अमाउंट में कम कर देगा। डायमंड आ जाएगा तो कुछ और ज़्यादा अमाउंट में कम कर देगा। मतलब ये मटेरियल डिसाइड करेगा कि लाइट की स्पीड को कम कितना करना है, क्योंकि कोई भी जो मीडियम होगा वो क्या करेगा, लाइट की स्पीड को इससे कम करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है लाइट की स्पीड की, कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी मैक्सिमम इतनी हो सकती है जो कि वैक्यूम में है। इससे ज़्यादा कभी लाइट की स्पीड नहीं हो सकती, इससे कम ही होगी, ये वैक्यूम की है। तो अब जब भी लाइट है ना ट्रैवल करती है, सुनना मेरी बात, जब भी लाइट ट्रैवल करती है, जब भी लाइट आपकी ट्रैवल करती है आपकी मीडियम के अंदर, तो इसकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती हुई चली जाती है। अब जब ये स्पीड कम होगी ना, इस स्पीड कम होने के से इसका पाथ बदल जाता है। पाथ कैसे बदल जाता है, इसके लिए आप बड़े होगे तब आपको पता लगेगा। इसका क्या हो जाता है, पाथ बदल जाता है, ठीक है, इसका पाथ बदल जाता है, ठीक है। अब पाथ बदलने के बाद क्या होगा, इसकी है ना कुछ ऐसे ना शेप चेंज हो जाती है। जो लाइट है ना, ये कुछ ऐसे निकल के आती है, इसका ओरिजिनल पाथ नहीं होता, इसका पाथ कुछ ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। जैसे इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये कुछ पाथ से बैंड हो जाती है, कुछ ऐसे, जैसे पिक्चर में मैंने आपको दिखाया। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमें समझ जाना चाहिए कि अगर लाइट ने अपना पाथ चेंज करा है, इसका मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, ठीक है, गई है। अब वो जब गई है दूसरे मीडियम में, तो उसका पाथ चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पाथ चेंज कैसे हुआ, ड्यू टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने में, ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये जो मीडियम जो है, ये कुछ दो तरह के होते हैं। ये मीडियम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेयरर मीडियम, एक होता है आपका यहाँ पे रेयरर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आता है डेंसर मतलब भरा हुआ, गहरा, फीलिंग आ जाती है ना, डेंसर मतलब भरा हुआ, गहरा, है ना। अब ध्यान से देखो, रेयरर से डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर मीडियम, ओके। अब एक खुद सोचो आप ध्यान से, लाइट की रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम बोलते किसको है आखिर, ये क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, समझना। कभी भी लाइट के केस में आपके मीडियम को हम दो तरीकों से डिफरेंशिएट करते हैं, एक ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अपने आप में रेयरर डेंसर की कोई वैल्यू नहीं है, बस इसके आगे एक ऑप्टिकल वर्ड लगा लो, ऑप्टिकल रेयरर, ऑप्टिकल डेंसर। याद रखना, ऑप्टिकल डेंसर वो वाला मीडियम होता है जहां पे जाके लाइट की स्पीड कम होती है,
ऑप्टिकल डेंसर आपका वो वाला मीडियम होता है जहाँ पे आपकी लाइट की स्पीड जाके कम होने वाली है, और ऑप्टिकल रेयर मीडियम वो वाला मीडियम है जहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपकी लाइट की स्पीड एयर में c है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ जाके c नहीं होगी, कुछ v होगी कि ये v जो है आपका लेस देन c होगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है यहाँ पे v, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट जो आपकी v है ये आपके कम होने वाली है आगे जाके, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। और इसी स्पीड ऑफ लाइट के रेशो को आपको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी स्पीड ऑफ लाइट के रेशो को बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से भी, कई जगह एन से भी डिनोट करके दिखाएंगे आपको। इसको बोलते हैं आपका c/v। c/v रेशो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये v आप चेंज कर सकते हो मीडियम के अकॉर्डिंग, जैसे आपका वाटर में v की वैल्यू कुछ और होगी, केरोसिन ऑयल में v की वैल्यू कुछ और होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आई? रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट करके बताओ सारे। हाँ भाई, सारे बच्चे कमेंट करो एक बार फटाफट। अब आगे देखो, ये v को आप चेंज कर सकते हो मीडियम के अकॉर्डिंग, जैसे वाटर के लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और। तो 2-3 के मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आपको याद करने हैं। 2-3 के लिए इंपॉर्टेंट लिख लो, आप काम आएंगे आपके। जो आपका एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो होता है 1.003, तो लगभग वैक्यूम के बराबर ही होता है। सॉरी एक जीरो और आती है, वैक्यूम के बराबर ही होता है। वाटर का आपका होता है 1.33, ठीक है। उसके बाद केरोसिन ऑयल का काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। केरोसिन का आपका है 1.44, ठीक है। एक आपका आता है ग्लास का आप देख लेना, बाकी नेट पे मिल जाएगा आपको, मेरे को याद नहीं है। डायमंड का याद कर लेना, डायमंड इसका सबसे ज़्यादा होता है 2.42। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको याद कर लेना। 5 मटेरियल दे दिए, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कई बार आपको न्यूमेरिकल में नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद कर लेना। ये है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्या करेंगे, ये v को बदल देंगे आपका। ये आपकी v को बदल सकता है, c को कभी नहीं बदल सकता कोई भी, ये v को बदलेंगे। जैसे अभी ये देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका n/c/v, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी, c/n। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, कोई दिक्कत है, खास फर्क नहीं आने वाला। डिनोमिनेटर जैसे बड़ा होता जाएगा ऑटोमेटिकली v की वैल्यू कम होती चली जाएगी। कैसे, ये देखो, वाटर की वैल्यू लाऊंगा 1.3, v की वैल्यू कम होगी। केरोसिन डालूंगा 1.44 से डिवाइड, और वैल्यू कम होगी। डायमंड डालूंगा 2.42, और ज़्यादा वैल्यू कम होगी। तो मतलब कि इससे मैं क्या समझ सकता हूँ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट उसी के अंदर कम होगी। तो कल को आपसे पूछ ले कि डायमंड, ग्लास और एयर में सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड कहाँ होगी लाइट की, तो ग्लास में होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा
होता है। तो कर लोगे ऐसे, आप अब कर लोगे, ठीक है। अब आती है रे ट्रेसिंग। कैसे हम रे ट्रेस करते हैं? तो पैरेलल ग्लास स्लैब, जैसे कल हमने प्लेन मिरर पढ़ा था ना परसों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, आज अपन ग्लास स्लैब करेंगे। आज अपन सिर्फ और सिर्फ ग्लास स्लैब करेंगे, ग्लास स्लैब। ठीक है, आज अपन करेंगे ग्लास स्लैब। ठीक है, चलो। तो एक मैं फॉर्मूला और लिख देता हूं आपके लिए, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनो, अगर तुम्हें कुछ ऐसे लिखा जाता है नॉर्मल 1/2, तो याद रख लेना ये, इसका मैं कुछ जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये याद रख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसे जनरल फॉर्मूले से आपका निकाला जाता है। अब बताती है रे ट्रेसिंग की। रे ट्रेसिंग कैसे होती है? मान लो आपका कोई एक मटेरियल है, जैसे मैंने आपके आगे बना दिया यहाँ पे कुछ ये रहा, ठीक है। ये मान लो आपका 1 मीडियम है, ये आपका 2 मीडियम है। हमेशा बनता है इसके ऊपर आपका एक नॉर्मल, हमेशा बनता है इसके ऊपर एक नॉर्मल, ठीक है। अब मान लो आपकी लाइट रे गिर रही है कुछ ऐसे, सुनना, अगर ये मीडियम रेयरर है तो रेयरर से जैसे डेंसर में लाइट जाएगी वो आपकी हो जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। जो भी लाइट रे आपकी, सुनना मेरी बात, इंसिडेंट होगी, जैसे मैंने मान लो आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये नॉर्मल है, तो इसका ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, ये लाइट बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, जैसे मैंने आगे आपको बना के दिखाया है, जैसे मैंने आपको ये आगे बना के दिखाया है, ठीक है। एंगल आई और आर, इसको बोलते हैं आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ओरिजिनल पाथ से ये पीछे की तरफ खिसक जाएगी। और अगर यही लाइट रे, सुनना मेरी बात, अगर यही लाइट रे आपकी ऐसे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, सुनना, यही लाइट रे अगर आपकी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो जाएगी आपकी रेयर से डेंसर की तरफ वो हो जाएगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इससे आपका एक लॉ निकलता है, इससे आपका एक लॉ निकलता है, दैट इज, सुनना मेरी बात, अब एक मिनट रुको, दैट इज स्नेल्स का नियम, दैट इज स्नेल्स का नियम, दैट इज साइन आई, साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रेशो कांस्टेंट होता है, मतलब कि साइन आई और साइन आर का जो रेशो है ये बराबर आएगा। ये जो साइन आई है, ये जो साइन आर है, इसका रेशो बराबर आएगा किसके बराबर? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। मतलब ये n1 n2 तुम्हें सिखा चुका हूँ, n1 n2 n1 n2, ठीक है, कि n1 स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में, इंटू में साइन आई, इंटू स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम में, इंटू ये, ठीक है। कर लोगे? और एक मिनट को थोड़ी सी गलती होगी, एक मिनट को थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पे n1, ये n2 आएगा,
अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन तुम्हें कई बार ऐसे पूछ लेंगे, सुनना मेरी बात। कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, घर से करके लाना। मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, आपके दोनों नॉर्मल बना दिए मैंने कुछ ऐसे। 1 2, लाइट की रे आई ऐसे, ये लाइट की रे आई ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या हुई है, लाइट रे इधर की तरफ चलेगी। दिख गया, समझ गए कि लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, तुम्हारे आगे क्वेश्चन बनाया है। ये है आपकी एयर, ये है वाटर, ये है ऑयल। ये एंगल तुम्हें दे दिया 30 डिग्री, तुम्हें ये एंगल दे दिया 10 डिग्री। अब आपसे पूछ लेंगे, सुनना मेरी बात, ये छोड़ो, ये मैंने ये भी नहीं दिया तुम्हें। मैंने तुमसे ही पूछ लिया ये एंगल R जो है कितना होगा। आप घर से होमवर्क में करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, ये एंगल R कितना होगा। तो पहले स्नेल्स का लॉ एक बार इस सरफेस के लिए लगेगा, फिर इसके लिए लगेगा। 2 सरफेस आ गया ना अपने पास, तो 2 इक्वेशन मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ, घर से वैसे करके लाएंगे सब। n1 sin I n1 sin R इज इक्वल टू n2 sin R, ठीक है। इसके बाद अगेन n1 डैश sin I इज इक्वल टू n sin R इज इक्वल टू n2 डैश sin I। सुनना मेरी बात, अब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, ये आ गया। तो एयर से वाटर के अंदर जाने वाली लाइट के लिए एक बार स्नेल्स का लॉ ये लग गया, तुम्हें ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस क्या होती है कि ये एंगल सेम है 2 पैरेलल के लाइंस के बीच में, तो ये वाला एंगल सेम होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो इसके लिए इंसिडेंस बनेगा, फिर यहाँ से एक और मिलेगा, डबल स्नेल्स लॉ लगेगा। तुम्हें ये करके लाना है होमवर्क के लिए, ठीक है। लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का, आप सब करके लाना स्नेल्स के लॉ के ऊपर। ये HAU में कभी भी आया, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं गया, VLDA में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो थोड़ा उस लेवल पे मैंने आपको करवा दिया। डबल स्नेल्स लॉ लगेगा, करके देखना। एक बार sin I बाय sin R यहाँ करना, फिर एक बार sin I बाय sin R यहाँ करना, तुम्हें ये एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इनके रिस्पेक्टिव इंडेक्स तुम्हें मैंने यहाँ से याद करवा दिए हैं, ठीक है। ऑयल का देख लेना, शायद केरोसिन ऑयल ही है आपका, वो ऑयल मैंने लिखा है ना वो केरोसिन ऑयल ही है, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। तो कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो घर पे ट्राई करना, होगा तो अच्छी बात, नहीं तो मैं कराता हूँ आपको, मैं करा दूंगा कल, ओके। अब आता है इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। सर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, जो आपका चीलबाज कौवे की कहानी है वो क्या है, ठीक है। चीलबाज कौवे की कहानी क्या है, ध्यान से देखो। हमें कोई चीज दिखती है पानी के अंदर, कैसे दिखती है, याद रखना, आपकी आंखें वहीं देखती है जहां से लाइट की रे आपकी आंखों में घुसती है। समझ गए ये बात, आपकी लाइट की रे वही देखेगी जो आपकी आंखों में लाइट घुसेगी, जिससे आपकी आंखों की लाइट में घुसेगी। दिखाता हूं तुम्हें, सुनो, चलो। आपकी आईज वही देखेगी जिससे लाइट की रेट आपको टकरा के मिलेंगी। यहां से एक कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। आपके एनसीईआरटी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा,
क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपकी नॉलेज बेस का होता है, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के ऊपर बेस होता है। इसका कोई ऐसे आर्टिकल नहीं मिलेगा कि भाई पैराग्राफ मिल जाए, कोई टीचर पढ़ा दे, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखना हाई लेवल का भी नहीं है, आसान है, एक फॉर्मूला याद करना है आखिरी में, लेकिन थ्योरी उसकी जो समझनी है वो ज़रूरी है। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, पर आपके एचईओ में शायद क्वेश्चन आया हुआ है, वीएलडीए में भी आया हुआ है, क्योंकि वीएलडी का पेपर आपके 10th लेवल का ही होता है, सिलेबस 10th का ही होता है, एक दो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको करवाई दूँ। देखो क्या होता है, आपका पानी का टब है, मैंने आपका पानी का बना दिया टब, ठीक है, आपका मैंने बना दिया पानी का टब। देखो ये बना दिया मैंने आपका पानी का टब। थोड़ा सा इसको मैं ना चेंज कर देता हूँ एक बार। ये बनाया मैंने आपका पानी का टब। पानी भर दूँ इसके अंदर, पानी भर दूँ क्या? ये लो मैंने भर दिया इसके अंदर पानी, ये मैंने भर दिया पानी, तो आज हो गया ब्लू है पानी, पानी पानी भर दिया मैंने इसके अंदर, ये लो आपका वाटर, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी भर दिया। इसमें रख दिया मैंने आपका कॉइन, इसमें रख दिया मैंने आपका कॉइन, सिक्का, ठीक है, इसका मैंने रख दिया आपका सिक्का, ठीक है, सिक्का रख दिया, ठीक है, ये आपका मैंने रख दिया सिक्का, कोई बात, सिक्का रख दिया। अब होगा क्या, आप खड़े हो बाहर, आप खड़े हो बाहर, ठीक है, सुनना, सिक्के से लाइट, आप बाहर खड़े हो टब में, ऐसे देख रहे हो पानी के सिक्के को, ठीक है, टब में देख रहे हो पानी के सिक्के को। ये जो टब की हाइट है यहाँ से, ये है आपको दी हुई है कितनी, टब की हाइट जो है ये आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, चलो देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। टब की हाइट जो दी हुई है आपको, ये दी हुई है आपको, मान लो h, एंड दैट इज द रियल डेप्थ। रियल डेप्थ का मतलब इस टब की हाइट में ये बिल्कुल चपटी लेवल पे, सरफेस पे पड़ा है ना, सिक्का आपके सरफेस पे पड़ा है, रियल डेप्थ h है, कि ये एक्चुअली में आपका h हाइट नीचे है इस पॉइंट से। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, आपका पानी भर दिया, अब रे ऑफ लाइट जो निकलेगी, सुनना मेरी बात, देखो रे ऑफ लाइट जो निकलेगी, मान लो यहाँ से आपकी निकल रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये आपकी बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो जाएगी बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया, कैसे, ऐसे हो जाएगी, मतलब कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे निकल गई, आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होके इसको देख रहे हो। अब ये तो आपकी लाइट की रे ऐसे आई है पानी से, ठीक है, अब जब मैं पानी को बैक ड्रॉ करूंगा, सुनना मेरी बात, अब जब मैं रे ऑफ लाइट को बैक ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे, टुचुक 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 टुचुक, चल ही नहीं रहा है तो, ऐसे बैक ड्रॉ कर दिया, आपकी पानी, आपकी जो ये सिक्का है देखो कहाँ बन के आ गया, इधर बन के आ गया, आ गया इधर बन के आ गया ना, ध्यान से देखो, मतलब कि आपका सिक्का आपको उठा हुआ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। क्या ऐसा सच में होता है कि नहीं होता, कमेंट करके बताना। जब आप अपने घर में होते हो, पानी के टब में जब सिक्का गिर जाता है, या कुएं में आप लोगों ने देखा होगा जब, या
कई बच्चों ने ऐसा किया होगा, कुछ उनकी खेलने की चीज़ें, खिलौना, वो टब में पानी की बाल्टी में अभी आज घर जाके करना, पानी की बकेट भरना, उसमें सिक्के को डालना, आपको लगेगा कि वो तो बहुत ऊपर आया हुआ है, आता है ना ऊपर, ठीक है, ऊपर आता है ना। ये देखो, ये मैंने बना दिया, इसकी ये हाइट है अब d, दैट इज अपेरेंट, d मतलब अपेरेंट, है ना, होता है ना ऐसा। तो इसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ अपेरेंट डेप्थ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, आपका जो सिक्का है आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है। अभी कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जैसे यहां से ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट लिख के दे रहा हूं, μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपेरेंट डेप्थ। कि आपका कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपका सिक्का हमने बकेट में रख दिया 10 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 25 सेंटीमीटर नीचे, सिक्का आपको कितना ऊपर दिखेगा, तो देख लो ये 25 है, ये कुछ वैल्यू आएगी आपकी किस फॉर्मूले से, इस वैल्यू से। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे डिनोट करके दूं पूरा, तो ये रियल डेप्थ आपकी h है, ये आपकी d है। किसकी वजह से हुआ ये सब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ये सब आपका किसकी वजह से हुआ, ये सब आपका हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना, कई बार आएगा आपको। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का जो रेशो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशो के बराबर आता है। जैसे अभी ये एक मीडियम हो गया, मीडियम नंबर 1, ठीक है, ये मीडियम नंबर 2। ये टॉपिक क्लियर रखना, इंपॉर्टेंट चीज आपको करा दी है। अब आता है बाज कौवे की कहानी। ये सभी को क्लियर हो गया ना, कमेंट करके बताओ बच्चों, ये पेपर में आएगा। ये फॉर्मूला याद करना, h/d इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 इसका, अब यहाँ पे पानी की जगह ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको हाइट घटा बढ़ा के देगा। तो ये है फॉर्मूला कि जब भी आपका मटेरियल डेंसर मीडियम में होगा वो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा उठा हुआ। जैसे यहाँ पे पानी के अंदर आपने रखा हुआ ना कॉइन को, तो जब बाहर से देखोगे ये आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। अब आता है बाज कौवे की कहानी, चील कौवे की कहानी ना, चील कौवे की नहीं, बाज कौवे की नहीं बोलते, सॉरी, बाज और मछली की कहानी। ठीक है, बाज और मछली की कहानी, ठीक है, आ जाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। समुंदर में या पोंड में एक तालाब में क्या थी, एक अच्छी सी मछली थी। अच्छी मछली मतलब अच्छी मछली क्या भाई, ये पानी का तालाब था, ठीक है, ये है पानी का तालाब, या फिर मैं कहूँ आपका पॉन्ड या लेक, कुछ भी लगा लो। ये है पानी की लेक, इधर ये है पानी की लेक, बहुत बड़ी। इसमें कोई इसमें सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। यस 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 यस, नहीं, सेकंड रिफ्रैक्टिव नहीं, ये है आपके मीडियम की इंडेक्स, ये है मीडियम के इंडेक्स जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए, μ1 μ2 μ1 μ2, जस्ट लाइक n1 n2। ये मत समझना राइट यहाँ से यहाँ जा रही है, ना, ये फॉर्मूला एग्जैक्ट है, इसको याद करना। μ2 आपका पानी वाला, μ1 आपका ऊपर वाला, ये μ2 आपका पानी वाला, μ1 आपका हवा वाला, जिसका रेशो लोगे वो μ2 बाई μ1 निकालते हैं ना, इस रेशो में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, ये इज इक्वल टू रियल डेप्थ। वो मत याद करना अपने आप की लाइट यहां से, ये तो मैंने रे डायग्राम बनाया है आपके सामने, रे डायग्राम बनाया है। ये ऑटोमेटिकली आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। तो बाज कौवे की कहानी क्या है, बाज मछली की। देखो, एक मछली थी प्यारी सी, गोल्ड रेड कलर की, ठीक है,
एक मछली थी आपकी, ये थी मछली, ठीक है। थ्योरी है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसी पे आपका पेंसिल टूटने वाला भी आता है कि पेंसिल हमें पानी में टूटी हुई क्यों नज़र आती है। तो ये थ्योरी आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ये आपकी मछली थी प्यारी सी, ठीक है। ये ना अंदर है ना आपकी फिश तैर रही थी, ऐसे पानी में फिश अपना आराम से तैर रही थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, एकदम एक दिन आया एक बाज, एक आया बाज, ठीक है। अभी थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है भाई। ये आया मेरा बाज, ठीक है। इसको लग गई भूख, इसको लग गई भूख, बाज को लग गई भूख, ओके। इसने देखा मछली को, मछली ने देखा इसको। अब क्या हुआ, बाज को पता लगा कि मछली जो है वो नीचे पौंड में तैर रही है, खाऊंगा पेट भर जाएगा। तो अब क्या हुआ, बाज इसको चाहता है पकड़ना खाने के लिए, और मछली चाहती है कि मेरा बाज मेरे को पकड़ ना सके। अब सुनना होगा क्या, ये तो अपना पानी में तैर रही है, ये बाज अपना नीचे मछली को देख रहा है। अब देखना क्या होगा, जैसे ही रे ऑफ लाइट आपकी मछली से, देखो आंखें वहीं दिखाएगी जिससे लाइट की रे आपकी आंखों में घुसेगी। आपको आंखें धोखा भी दे सकती है। जैसे मछली जो आपकी है, ये देखो आपकी कितनी नीचे है, सी में या आपके जिसमें पॉन्ड में कितनी नीचे है। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से देखो निकलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यूं जाएगी इसकी आइज में, है ना, बाज की आंखों में। अब अगर मैं इसको बैक ड्रॉ करूं तो बाज को क्या लगेगा, ओए होए होए मछली तो ऊपर की तरफ है। सुनना मेरी बात, बाज को लगेगा मछली तो ऊपर की तरफ आई हुई है, तो मैं इसको पकड़ सकता हूं, है ना। मतलब यहां हो गया आपके ईगल को धोखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हुआ, मछली उसको ऊपर नजर आ रही है बट एक्चुअली में ऊपर नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ कोइन के केस में पढ़ा, ठीक है। तो मतलब अब बताओ, बाज के साथ बुरा हो रहा है ना, ईगल के साथ बुरा हो रहा है। हाँ भाई, ये बेचारा भूखा है, इसको मछली खानी है। और फिश क्या कह रही है, फिश तो अपना तैर रही है। इसने देखा, बाज ने देखा इसको, कि बाज की आंखों ने देखा तो क्या पता लगा कि मछली तो ऊपर है ना। अब उसके बाद ईगल को क्या हुआ, खुशी महसूस, ईगल को क्या हुई, खुशी होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक और कहानी, इसको पैराडॉक्स टाइप बोल सकते हो आप। अब ये तो पता लग गया बाज को कि जो मेरा जो वो है प्रे है, जो मेरी फिश है, ये ऊपर आई हुई है। लेकिन जब मछली ने देखा बाज को, सुनना मेरी बात, अब मछली ने देखा बाज को, बाज मतलब आपका ईगल, आपका ईगल, ईगल से रे ऑफ लाइट निकालता हूं मैं। अब कौन सा कलर लूं, ये ले लेता हूं। ईगल ने क्या किया, ईगल से रे ऑफ लाइट आई इसकी तरफ, आई इसकी तरफ, तो ईगल से रे ऑफ लाइट आपकी घुसी ऐसे, ईगल से आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई। सुनना मेरी बात, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं इधर ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे इसकी आंखों के लिए। ईगल से रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे आ गई, देखो ऐसे, थोड़ा मैं एक्स साइड में बना रहा हूँ कुछ ऐसे। ये आई ईगल से, ईगल से लाइट की रे आई, ठीक है, ईगल से लाइट की रे आई और ये घुसी फिश की आइज में, ये घुसी फिश की आइज में। अब यहाँ से लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही थी। अब इसको बैक ड्रॉ करूंगा तो देखना ध्यान से, इसको बैक ड्रॉ करूंगा, ओ हो, गड़बड़ एक जगह नहीं है, गड़बड़ दोनों जगह है। गड़बड़ दोनों जगह कैसे है, अब मछली ने देखा आपकी ईगल को, आपकी ईगल को देखा, ठीक है, आपके ईगल को देखा, और जो आपका फिश को क्या धोखा हुआ कि ईगल अपनी हाइट से और ऊपर उड़ रहा है। अब हुआ कहानी में ट्विस्ट कि जो ईगल था उसको लगा फिश ऊपर की तरफ है, और जो फिश है उसको लगा ईगल ऊपर की तरफ है ना। अब दोनों को है अपना अपना क्या धोखा। अब कौन किसको पकड़ेगा, ये अब आप अपने मन पे वो करते रहो, बैटिंग लगाते रहो एक दूसरे फ्रेंड्स में, कौन किसको पकड़ेगा। लेकिन मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपकी डेप्थ में चेंजेस आते हैं, जो चीज़ जहाँ दिखती है वो वैसी नहीं होती, ठीक है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। और इसीलिए बोला भी जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है या जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये जनरली लोगों में बहुत ज़्यादा धोखे पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा है पेंसिल टूट जाती है टब में, है ना, पेंसिल टूट जाती है, एक्चुअली में टूटती नहीं लेकिन टूटी हुई नजर आती है। या कई बार आप लोगों ने देखा होगा मिराज, जब आपने ये तो देखा होगा टॉम एंड जेरी में, टॉम एंड जेरी नहीं तो या कार्टून तो देखे होंगे, कार्टून में आपको ना हमेशा दिखाते होंगे जब भी आपका डेजर्ट वाला इलाका आता है, जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, या आप लोग कई बार बाइक चलाने गए हो, वैसे आजकल के बच्चे चला लेते हैं बाइक 10th वाली,
या दोस्तों के साथ या पापा के साथ कभी भी आप दोपहर को जाना, अब गर्मी आएंगी ना, दोपहर को जाना हाईवे पे, आपको रोड के ऊपर पानी नजर आएगा। अब असली में तो पानी होता नहीं, जब पास जाते तो पानी होता ही नहीं। वो क्या होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको ऐसे भ्रम उत्पन्न होते हैं। ये भ्रम जो आपको बोलते हैं ना, ये जो माइंड को इल्यूजन क्रिएट हो गया कि यार पानी था, पानी वहाँ है ही नहीं, मिराज बोलते हैं जिसको। या कई बार आपको यही लगेगा कि जैसे यहाँ फिश को धोखा हो गया, तो ये कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि इसका रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये फिश को लेके तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फिश जो देखेगी उसको आपका ईगल ऊपर नजर आएगा कि नीचे नजर आएगा, तो ये ऑप्शन पे एक क्वेश्चन आता है। या ये पूछ लेंगे कि ईगल जब देखेगा फिश को तो फिश ऊपर नजर आएगी कि नीचे आएगी, तो बच्चा दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से उसका एमसीक्यू गलत हो जाता है। तो अब एमसीक्यू आपका गलत नहीं होगा, आपको साफ दिख रहा है कि आंखें वही दिखाएगी जहां से रे ऑफ लाइट उसकी आंखों में पड़ेगी, और बीच का क्या हो रहा है उसको नहीं पता। ये तो हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसलिए हमें पता लग गया कि यार नीचे गड़बड़ है। जैसे मान लो आप पानी में देखते हो, आपको लगता है कि यार ग्राउंड लेवल जो सी के अंदर है वो तो ऊपर की तरफ दिख रहा है, बट एक्चुअली में वो गहरा होता है और भी। और ये डिपेंड किस पे करता है, आपके मीडियम पे, ठीक है, कितना डेंसर मीडियम है, कितना रेयर मीडियम है। और ये फॉर्मूला दोनों केस में चलेगा, ये फॉर्मूला दोनों केसेस में चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन कॉइन वाला आ सकता है आपके पेपर में कि कॉइन जो है आपका 10 सेंटीमीटर नीचे रखा हुआ था, पानी में रख दिया तो इसकी अपेरेंट वेट आ गई, अपेरेंट जो डेप्थ आ गई वो आ गई 6 सेंटीमीटर, या कुछ भी वैल्यू दे देगा 7 सेंटीमीटर। और अगर वो ऑयल में डाल देते तो ऑयल में वो कितना दिखता। तो अब आपको आई थिंक ऐसा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन VLDA में आया था, VLDA का लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है HE वालों से, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम होता है, बस वो VLD में एक लेवल अप कर देते थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको करवा दिया। इससे ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना, गूगल पे मत पढ़ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, गूगल पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11th में और 12th में यही टॉपिक दोबारा भी आता है, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होके आता है, रिंग फॉर्मेशन, पेंसिल वगैरह, तो वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कॉइन वाला एग्जाम्पल, ईगल और ये फिश वाला एग्जाम्पल आप लर्न करके चलना, ठीक है। किसको कौन ऊपर या नीचे दिखेगा ये आपको रे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये है ग्लास स्लैब वाले क्वेश्चन, मतलब ग्लास स्लैब जैसे कि प्लेन सरफेस ही है, प्लेन सरफेस की रिफ्रैक्शन, कल हम करेंगे लेंसेज, और इसके बाद ये आपका चैप्टर आपका फिनिश। तो आपको बेसिकली आज वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कैसे लाइट आपकी डिफ्रेंशिएट होती है, कौन से मीडियम से आपकी लाइट की स्पीड कम होती है। देन ये इन चारों के तो आपको याद होने चाहिए। ये आस मत करके चलना कि पेपर में आपको क्वेश्चन के बाद लिख के देगा, ये मत करके चलना, ये सिर्फ ये 4 तो वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। देन ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 आपका खत्म, कल होगा आपका लेंस वाला। और लेंस एज इट इज, जैसे कल हमने रे फॉर्मेशन की है, हमें पहले ही आंसर पता होगा, एग्जामिनर ने हमें बेवकूफ़ बनाया, हम एग्जामिनर को बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपकी शायद एग्रीकल्चर की क्लास भी लगने वाली है। कोई डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप है ही आपके पास, मैसेज कर देना, बता देना डाउट को। तो अभी फाइनल कमेंट करके बता दो, कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज क्लास को ओवर करते हैं, आप एग्रीकल्चर की क्लास लगा लेना। बता दो, क्लियर है? चलो